प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है जिसके कारण मार्केट्स गिर सकते हैं? तो देखिए, लंबे समय से ही हम ये तीन डिस्कशंस कर रहे हैं ना। ये तीन जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा है। नंबर वन है वैल्यूएशन। हमने कई बार डिस्कस किया है, रिसेंटली भी डिस्कस किया है। वैल्यूएशन मींस इंडियन मार्केट्स का वैल्यूएशन अगर आप दूसरे मार्केट से कंपेयर करेंगे ना तो ज़्यादा है। और इंडियन मार्केट में भी अगर आप देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो डर रहता है कि मार्केट में गिरावट आ सकता है। तो ये नंबर वन रिस्क है। नंबर सेकंड रिस्क क्या है? तो यहाँ पे यूएस रिसेशन का डर। देखिए, इंटरेस्ट रेट कट तो स्टार्ट हो गया यूएस में, लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर 2025 यू नेवर नो, अगर यूएस में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, रिसेशन आता है, तो उसके कारण भी इंडियन मार्केट्स गिर सकते हैं। देखिए, इन दोनों ही इश्यूज़ पे हमने रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं थर्ड जो इशू है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जेमी डिमोन है जेपी मॉर्गन चेस के चेयरमैन और सीईओ। तो रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वर्ल्ड के सामने जो फिलहाल सबसे बड़ा रिस्क है वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क। सबसे पहले जान लेते हैं कि जेमी डिमोन अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमें उसे क्यों सुनना चाहिए। तो देखिए, जेमी डिमोन 2006 से सीईओ और चेयरमैन हैं जेपी मॉर्गन एंड चेस के। जेपी मॉर्गन एंड चेस मार्केट कैप वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है। एसेट वाइज ऑफ कोर्स चाइना के दो बैंक हैं जो कि सबसे बड़े बैंक है, बट या चाइना का डेटा आपको पता है ना, रिलायबल नहीं होता है। सो जेपी मॉर्गन को आप, चाइना को अगर हटा दिया जाए तो सबसे बड़ा बैंक बोल सकते हैं एसेट वाइज ऑल्सो। इंडिया में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो HDFC मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ा बैंक है और एसेट वाइज SBI सबसे बड़ा बैंक है। जेबी डिमोन का बोलना है कि वर्ल्ड में जो फिलहाल सबसे बड़ा रिस्क है वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क, और अगर ये एस्केलेट होता है तो उसके कारण वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ सकता है। तो देखिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क ऐसा तो नहीं कि कोई नया है, पहले हमने इस पे डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन हाँ, रीसेंट टाइम्स में कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमने इस पे नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जान लेते हैं कि फ़िलहाल जो दुनिया के सामने बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो क्या हैं, और उसके कारण आने वाले समय में स्टॉक मार्केट पे क्या निगेटिव असर पड़ सकता है। और फाइनली ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स, हाँ, इस तरह के मार्केट कंडीशन में उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जनरली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, कि जीडीपी ग्रोथ कैसा है, डेट लेवल्स कैसा है, उसी तरह कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है, उसी के ऊपर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। लेकिन सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जिसके ऊपर स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स का भी स्टॉक मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या, या फिर डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके बीच क्या किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड में अगर आप फिलहाल देखें तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है वर्ल्ड में। और देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है ना, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच इशू या फिर किसी कंट्री के अंदर ही कोई इशू, तो ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जिससे डर लग रहा है वर्ल्ड वाइड सभी को कि अगर यहाँ पे एस्केलेशन हुआ तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेगा। और फिलहाल जिस स्टेज में ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे ये डर सही भी है काफ़ी हद तक कि कहीं वो एस्केलेट ना हो जाए। तो देखिए, सिंपल टर्म्स में अगर आप जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे तो जैसे इंडिया का रिलेशंस किसके साथ खराब माना जाए तो पाकिस्तान के साथ जनरली हमारा खराब रहता है, चाइना के साथ खराब रहता है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हमेशा डर रहता है कि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना स्टार्ट हो जाए। तो फिलहाल वर्ल्ड में जो दो इश्यूज चल रहे हैं, एक तो ऑफकोर्स रसिया और यूक्रेन का है। तो देखिए, जब रसिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन पे ना, तो लगा था कि रसिया बहुत स्ट्रांग है, यूक्रेन मोस्टली फ्यू मंथ्स में ही आराम से रसिया जीत जाएगा, वो चाहता है उसे मिल जाएगा, वॉर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो ये सालों से चल रहा है। तो मोस्टली उसका रीज़न क्या रहा है कि यूक्रेन को यूएस का सपोर्ट मिल रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑल्दो यूक्रेन एज़ कम्पेयर टू रसिया वीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ सपोर्ट
यूएस का सपोर्ट और यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट वो टिका हुआ है। यहाँ पे डर ये है कि अगर यूक्रेन को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, यूक्रेन की तरफ से रसिया पे कोई बड़ा अटैक होता है तो ऑफ कोर्स रसिया रिटेलिएट करेगा। तो यहाँ पे ये रिस्क जो है ना काफ़ी तेज़ी से एस्केलेट कर रहा है। सो लेट्स होप कि ये एस्केलेट ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा एस्केलेशन होता है ना, मान लीजिए रसिया को लगने लगता है कि नहीं यूक्रेन बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा है, हेल्प बहुत ज़्यादा मिल रहा है, रसिया को प्रॉब्लम हो सकता है, तब वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर का भी रिस्क आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ आ सकता है, होगा नहीं होगा क्या होगा ऑफ कोर्स वो फ्यूचर, क्योंकि रसिया को अगर लगता है कि अगर वो हार रहा है या फिर हार सकता है तो ऑफ कोर्स वो कुछ भी कर सकता है। तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा और ये होता है तो आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो वो एक इशू हमारे सामने है। अब यहाँ पे देखिए इसी के कारण जो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है ना वो दोनों इंटरकनेक्टेड हो गया है। दूसरा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, वो चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच का इशू। वहाँ पे ऑफ कोर्स हमास भी है और अब हिजबुल्ला भी पूरी तरह से उसमें शामिल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल इजराइल और हिजबुल्ला का इशूज़ चल रहा है, बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर रहा है। हो सकता है कि इजराइल अब लैंड से भी हिजबुल्ला पे अटैक करे तो वो फिर से बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। फिर ईरान भी ऑफ कोर्स उसमें कूदेगा। अब देखिए ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं ना वो इंटरकनेक्टेड हो गए। कैसे हो गए हैं, देखिए इजराइल का हेल्प कौन कर रहा है, वहाँ यूएस कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ कर रहा है, और उसी तरह से जो यूक्रेन है वहाँ भी वहीं से हेल्प मिल रहा है। तो रसिया का एक तरह से देखा जाए एनिमी कौन है फिलहाल, यूएस है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। ईरान के भी एनिमीज कौन है, तो सेम यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑफ कोर्स इजराइल है। तो यहाँ पे ये दोनों मिल चुके हैं। सो रसिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, इनका एक तरह से नेक्सस बन गया है। तो ऑफ कोर्स ये भी एक पावरफुल नेक्सस है। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ना मिलिट्री पावर भी है, पैसा भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वर्ल्ड में बहुत बड़ा इश्यूज चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये इश्यूज तो काफ़ी समय से चल रहा था, बट फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा एस्केलेशन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक नहीं हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो जेमी डिमोन ने जो जियोपॉलिटिकल इशू का बात किया ना वो यही है कि देखिए अभी सही बात है कि फिलहाल तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर यहाँ पे एस्केलेशन हुआ तब तो आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि देखिए कोविड के बाद वर्ल्ड में प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोविड के बाद आपको पता है ना कि रसिया यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ था उसके कारण ऑयल प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे, फूड प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे, और वही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इन्फ्लेशन और भी तेज़ी से बढ़ा था वर्ल्ड वाइड। और यूरोपियन कंट्रीज़ तो बुरी तरह से प्रॉब्लम में आए थे उसके कारण। जर्मनी तो अभी तक प्रॉब्लम में है। जर्मनी को अगर आप देखें तो इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है यूरोप का, और वहाँ फिलहाल रिसेशन जैसे कंडीशंस हैं। तो वर्ल्ड वाइड अगर इस तरह का एस्केलेशन होता है तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगा और स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से गिर सकता है। इन दोनों ही इशू में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों एस्केलेट होता है तो इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो होगा ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। अभी फॉर्चुनेटली बहुत हद तक कंट्रोल में है। ब्रेंट क्रूड ना $72-73 पर बैरल चल रहा है, लेकिन अगर एस्केलेशन होता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया अगर देखें ना तो वो $100 रखना चाहता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, लेकिन हाँ अभी डिमांड उतना ज़्यादा है नहीं, इसलिए काफ़ी नीचे गिर गया। और अब शायद सऊदी भी मजबूरी में आउटपुट अपना बढ़ाएगा, जिसके कारण एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो लगता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस डाउन ही रहेंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ अगर एस्केलेशन होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए ये अभी हमने जो डिस्कस किया ना, जो कि हो रहा है ऑलरेडी, इसके अलावा एक और जियोपॉलिटिकल इशू है जो कि कभी भी सामने आ सकता है। हाँ वो बिल्कुल वहाँ पे तैयारी चल रही है कि उसे स्टार्ट किया जा सके, और मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बताया, वो है चाइना और ताइवान का इशू। देखिए चाइना बहुत समय से ताइवान को कब्जे में लेना चाहता है, डायरेक्टली होल्ड करना चाहता है, लेकिन अभी तक बिकॉज ऑफ यूएस नहीं कर पाया है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान में रखना है ना कि चाइना अपना जो मिलिट्री माइट है बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। नेवी भी अगर उसका देखें ना तो एयरक्राफ्ट कैरियर वाइज तो ऑफकोर्स यूएस से पीछे है अभी भी, लेकिन हाँ बहुत तेज़ी से वो आगे बना भी रहा है, कुछ सालों में शायद आगे निकल जाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप वेसल्स देखेंगे ना, नेवी के जो वेसल्स होते हैं, तो वहाँ पे चाइना आगे निकल चुका है यूएस से। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि एक बार चाइना कंफर्टेबल जब हो जाएगा ना कि नहीं मेरे पास मिलिट्री माइट हो गया है कि मैं यूएस से भी टक्कर ले सकता हूँ, तो बिल्कुल वो ताइवान के लिए जाएगा। तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में शायद, देखिए एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, टाइमिंग तो देखना होगा कब होता है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में वो इशू भी है
कभी भी वो इशू एस्केलेट कर सकता है, और होगा तो अगेन वर्ल्ड वॉर का इशू है, वहाँ भी यूएस इन्वॉल्व होगा, यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। चाइना में जो फिलहाल इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में वहाँ प्रॉब्लम है, या फिर कंजम्पशन स्टोरी वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, या फिर एक्सपोर्ट्स हिट हो रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है। देखिए अभी क्या हुआ है ना कि जो यूएस है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके तरफ से चाइना को मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि वो बैन कर रहे हैं चाइना को एक तरह से। देखिए पहले क्या था ना, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट था, चाइना भी कम्युनिस्ट था, तो यूएस ने उस समय जब यूएसएसआर हुआ करता था उस समय से ही चाइना को बहुत ज़्यादा हेल्प करना शुरू किया, ताकि ये यूएसएसआर से इसको अलग किया जा सके, क्योंकि अगर चाइना और यूएसएसआर दोनों मिल जाते तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते, इसीलिए। और उसी समय से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ ने चाइना को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मतलब वो मानकर चल रहा था कि चाइना हमेशा हमारे फेवर में रहेगा। लेकिन आपको पता है ना, जब पावर आ जाता है तो फिर तो चाइना जैसे जैसे पावरफुल होने लगा ना, वैसे वैसे ऑफकोर्स उसने यूएस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ का बात पूरी तरह से मानना बंद कर दिया कि नहीं, मेरा जो हित है मैं वही करूँगा। तो अब क्या हुआ कि इसके कारण यूएस और यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो धीरे धीरे चाइना से अलग हो रहे हैं। अब तो काफ़ी हद तक अलग भी हो चुके हैं, क्लियरली दिख भी रहा है। तो यहाँ पे जो चाइना में प्रॉब्लम चल रहा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है, और आने वाले समय में ये प्रॉब्लम बना रहेगा। इसीलिए ना चाइना +1 क्या है, देखिए वर्ल्ड वाइड सबको डर लग रहा है कि चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, कहीं ताइवान में क्रिएट प्रॉब्लम ना कर दे, प्लस चाइना के और भी कंट्रीज़ के साथ इशू हैं वहाँ प्रॉब्लम ना कर दे, प्लस यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से भी उसका प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कारण कुछ एस्केलेशन ना हो जाए। इसीलिए जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जिन्हें पहले गवर्नमेंट बोला करती थी कि तुम चाइना में जाओ करो, वहाँ ऑफकोर्स अब गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, तो वो चाहती हैं कि अब डाइवर्सिफाई करें। इसीलिए जो बाहर की कंपनीज़ हैं वो धीरे धीरे चाइना से बाहर निकल रही हैं ना, यूएस की कंपनीज़ हो गई, या फिर यूरोप की कंपनीज़ हो गई, या फिर जापान की काफ़ी सारी कंपनीज़ का भी वहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, वो भी अब दूसरा रूट देख रहे हैं कि कहीं और हम जाएँ। ताइवान की कंपनीज़ का वहाँ इन्वेस्टमेंट है, वो भी ट्राई करें कि बाहर निकले। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि चाइना को ये पता नहीं है ना, तो जब भी चाइना को मौका मिलेगा तो वो बिल्कुल रिटेलिएट करेगा। तो ये भी एक बड़ा इशू आने वाले समय में, इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन हाँ आने वाले समय में ये इशू भी हमारे सामने आ सकता है। तो नाउ फाइनली रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कुछ भी हमने डिस्कशन किया वो इफ़्स एंड बट्स हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता। और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, हमेशा इस तरह का इश्यूज़ बना रहा है, ठीक है। और जो स्टॉक मार्केट है इन सब इश्यूज़ के बीच ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करता रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट्स की बात नहीं बोल रहा हूँ, यूएस मार्केट्स वो सब तो बहुत पुराने मार्केट्स हैं ना। तो अगर आप वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस देखें स्टॉक मार्केट्स का, तो बहुत बड़े इश्यूज़ आए थे। यूएस में बहुत सारा रिसेशन आया, इसके बीच में बहुत सारा वॉर हुआ, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छा खासा आता है। इंडिया में भी देखें ना, जब से स्टॉक मार्केट है उस बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारे इश्यूज़ आए उस बीच। तो ऑफ कोर्स जब होता है वो इशू तो मार्केट गिरता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, उस समय मार्केट गिरेगा, लेकिन फिर रिकवर भी करता है। रिसेंट में कोविड हमने देखा, कोविड से बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वहाँ तुरंत मार्केट ऊपर चला गया। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ मेंटली इस बात पे प्रिपेयर होना चाहिए कि नज़र रखें कि बाहर क्या हो रहा है, पहले से आप प्रिपेयर्ड रहें कि भाई ठीक है ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होता है तो डर थोड़ा कम लगता है। एक ऐसा इवेंट हो जाना जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे डर थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। तो उससे होता है ना कि अगर इवेंट होता है तो एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे पहले से पता था, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे टिके रहना है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में जो टिका रहेगा वही वहाँ पे विनर होगा, जो बीच में बेचकर भाग जाएगा वो लूजर होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्लेन वेनिला बोरिंग, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, एसेट एलोकेशन, पूरा पैसा इक्विटी में कभी नहीं डालें, इक्विटी डेट या फिर गोल्ड में डाइवर्सिफाई करके रखें। मार्केट कैप एलोकेशन, पूरा पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं रखें, लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन लें। साथ ही पूरा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई करके रखें, सिर्फ एक म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरा पैसा ना डालें, सिर्फ एक फंड में पूरा पैसा ना डालें। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर इन बेसिक चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो इस तरह के इवेंट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप फिर भी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।